अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। एक गाँव में एक बेवा गरीब माँ की 4 बेटियाँ बिन शादी के वो हमला हो गई। ये कैसे हुआ? इस बच्चे का बाप कौन है? ये वाक़या सारे गाँव को हिला कर रख देता है। कैसे एक ही घर में 4 जवान बेटियाँ हमला हो जाती हैं, ये कैसे होता है? किसी को पता ही नहीं होता। ये दिल दहलाने वाला वाक़या ज़रूर सुनें। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसके साथ 7 खूबसूरत बेटियां थी और बेटा कोई नहीं था, और सातों ही बहुत खूबसूरत थी। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां बहुत नेक थी। उस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी ज़िंदगी में क़यामत तब आई जब उस बूढ़ी की बड़ी 4 बेटियां हामला हो गई, और हैरत की बात ये थी कि इन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ ये हरकत की किसने है। और जब इस कहानी का खुलासा हुआ कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था, और बादशाह अपने दरबार में बैठे सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोते हुए आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार के चारों तरफ देखा और खामोश सी हो गई। वज़ीर गुस्से से बोला, ए अम्मा, आप बताएं आपकी परेशानी क्या है? आप इधर-उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहती है कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है वो मैं सबके रहते सबके सामने आपको बता नहीं सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले में ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए, इसीलिए मैं अपनी परेशानी आपको अकेले में बताना चाहती हूँ। वो बादशाह काफ़ी परेशान होकर सोचने लगा, यहाँ इतने बड़े-बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और वो सबके सामने बता रहे हैं। आखिर इस औरत का क्या मसला है कि ये सबके सामने बता ही नहीं पा रही है मुझे। बादशाह बोला, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दुखी औरत बोली, नहीं बादशाह सलामत, नहीं, मैं आपको अकेले में ही बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़े होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि ये बात मुझे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह कहता है, ए अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है? वो बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगती है। बादशाह कहता है, अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप मुझे अकेले बुलाना चाह रही थी। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपना दुख मुझे बताइए। वो बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर को वफ़ात पाए अरसा गुज़र गया है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाके बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ, और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मज़दूरी के पैसे मिलते हैं, उसी से मैं अपना घर चलाती हूँ और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं और वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई, तो ये हमला कैसे हो गई।
मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने ये मुकाला किया है और ये बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफ़ी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, अम्मा मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं की, मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। माँ प्लीज़ आप मेरी बात पर यकीन करो। बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था, मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वो बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगे कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी इस बच्चे की जन्म शुरू कर दिया। उसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हामला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी भी पेट से है। और डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी बेटियों के साथ कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाकया अल्लाह पर छोड़ दिया कि ये अल्लाह मुझे इस बात का पता चल जाए, मेरी बेटियों के साथ ऐसी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया, उसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से होगी और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी, अब वो भी पेट से है। मैं तो लुट गई हूँ, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे घर पर ये क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का ये वाकया सुनकर राजा हक्का बक्का सा रह जाता है कि ये कैसा वाकया सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पाँव पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कर कौन रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों को इंसाफ दिलाइए और उनके मुजरिम को पकड़े। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कौन कर रहा है। मुझे नहीं पता चलता वो इंसान कब आता है, हमारे घर आकर उसने हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए अम्मा, तुम अब बोल रही हो? तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है? तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त ये बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब कुछ ना होता। लेकिन जब ये तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वो लोगों की बदनामियों से डर कर ये हरकत करते हैं और वही डर फिर तुम लोगों के जहन में बैठ जाता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग आकर बताते हो कि ये मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वो बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम कर लेती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वो कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान इंसान थे, कहने लगे, अम्मा अब तुम घर जाओ, अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो, कोई दरिंदा गरीब औरत पर इतना जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो जाऊं, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए आप अपने घर जाइए, अभी ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से खामोशी से चादर लपेटे वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहाँ से निकलकर वापस आके बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे, लेकिन बादशाह का ध्यान उसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वो अपने कमरे में वज़ीर को बुलाता है। वज़ीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वो पूछता है, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने परेशान हैं बादशाह सलामत? बादशाह कहता है, मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और फिर ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह हमारे सामने खुल जाएगा तो हम उसको सख्त सज़ा देंगे। वज़ीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह
सलामत उस वज़ीर को सारा मामला सुना देते हैं और कहते हैं कि कोई दरिंदा है जो उस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है, और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वो इस बेवा औरत की चार बेटियों को हमला करके रख दिया, और इस बूढ़ी औरत की तीनों बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी उसकी हामला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। उस वक्त बादशाह सलामत और वज़ीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वज़ीर कहता है कि ये बात का खुलासा करने के लिए मेरे मन में एक सोच आई है। बादशाह सलामत कहता है, जल्दी बताओ। तो वज़ीर कहता है, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ही कहूँगा। तो बादशाह सलामत कहता है, जो ठीक है, तुम बात बताओ। तो उसके बाद वज़ीर उसके कान में कुछ कहता है तो वो बात बादशाह को भी पसंद आती है। फिर एक बकरी लेकर वो उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वज़ीर उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। बूढ़ी औरत वज़ीर को देखती है और कहती है कि ऐ वज़ीर, आप इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? वज़ीर बोला, जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई हैं, उस बात पर बादशाह बहुत परेशान थे। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये जो बकरी है, आप इसका क्या करेंगे? वज़ीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर वज़ीर बूढ़ी औरत से कहने लगा, आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदों को खिलाएंगे, बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाता है। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइए। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है। उसके बाद वज़ीर उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर बकरी को बांध देता है और फिर चुपके से घर से बाहर चला जाता है। और वज़ीर जाते हुए उस बूढ़ी औरत और उनकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा, यह मत सोचिए कि आप लोगों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचेगा। और वज़ीर 2 सिपाहियों को बोल जाता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा दो। वज़ीर चुपचाप वहां से चला जाता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जिससे पता चले कि हमने जाल बिछाया है। उसके बाद वज़ीर बादशाह के पास वापस पहुंच जाता है। बादशाह उसी बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। बादशाह वज़ीर से कहता है कि ऐ वज़ीर, तुमने उस बकरी को वैसे पहुंचा दिया ना जैसे हम चाहते थे? वज़ीर बोला, जी बादशाह सलामत, मैंने उस बकरी को वहीं बांध दिया और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कर आया हूँ। तो वज़ीर कहने लगा, बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। तो बादशाह कहने लगा, मैं कैसे सो सकता हूँ? ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़कर उसे सज़ा न दे सकूं। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर एक साया सा लहराता है। वो शख्स घर की छत पर आता है और छत में से वो सहन में आ जाता है। बकरी ने जब छत पर किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज़ सुनकर सब जाग गए। सिपाही जो छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जब बकरी की आवाज़ सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का, कि इस घर में जो कोई भी आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। बुढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है, इसका मतलब है कि घर में कोई घुस गया है। वो भी चौकन्नी हो जाती है। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वो पीछे की तरफ भागने लगता है और पीछे से 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उसको कोई पहचान ना सके। जब सिपाहियों ने उसके चेहरे से मास्क उतारा तो वो औरत और उसकी बेटियां हैरान हो गई।
آخر کار صبح ہو گئی۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور وہ آدمی گھٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اور اس کی باقی بیٹیاں بھی جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ اور مجرم اور بوڑھی عورت اور اس کی 7 بیٹیاں موجود تھیں۔ بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگا کہ کیوں؟ آخر ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ سلامت ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ میری سلطنت میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی ہے جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حاملہ کر دیا۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹتا ہے تو وہ بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوکتی اور کہتی ہے، اے درندے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کی جیسی ہیں، یہ تیری سگی بھتیجیاں ہیں۔ تم نے ان کے ساتھ ایسی گندی حرکتیں کی ہیں، جو چاچا ہوتا ہے وہ باپ کے سمان ہوتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنی سگی بھتیجیوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بھتیجی کہنے لگی، چاچا آپ نے یہ کیا جرم کر دیا ہے؟ تم نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ بادشاہ غصے سے کہتا ہے، اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم سگے چاچا تھے، باپ کی طرح تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ارے چاچا کیا باپ ان کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے، اور چاچا کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بھتیجیوں کی خیال کرتا، ان کے رشتے کی فکر کرتا، اور تم چاچا ہی ڈاکو بنے رہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور ہی رہیں گے۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ ہم 2 بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میری فکر بھی کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر تمام ذمہ داری آ پڑی، تو میرے بھائی کا دھیان مجھ سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پہ زیادہ ہو گیا۔ تب میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹنے لگا اور اب وہ سارا دھیان اپنی بیوی اور بیٹیوں پر دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں میں اپنی بھابھی اور بھائی سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بیٹی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آنے لگا۔ میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیجیے، لیکن بھابھی نے میری بات نہیں سنی۔ میری بھتیجی جوان تھی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ جب میں اپنی بھتیجی کو دیکھتا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں اپنی خوبصورت بھتیجی کے پاس جاؤں، یہ باہر جائیں گی تو ان کی شادیاں ہوں گی، اسی لیے میں نے خود ہی ان کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ایسی جڑی بوٹی دو کہ جسے سونگھنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ بس اسی طرح ہی میں تب سے وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت پر صحن میں آ جاتا اور بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سونگھا دیتا۔ ان کے سونگنے سے وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی، اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی تھی میں اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا تھا اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا، جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے، ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا۔ جب میری بھتیجیاں صبح اٹھتی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے۔ میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے، اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے، تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے
वज़ीर अपनी तलवार निकाल कर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सज़ा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को, उस जालिम चाचा को सज़ा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता है और कहता है, अम्मा जान, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को ये दुख ना झेलना पड़ता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी 4 बेटियों को मैं खुशियाँ दिलवाऊंगा जिसकी वो हकदार है। फिर बादशाह सलामत अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से इन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल, दौलत और पैसा भी साथ देता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाए, जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर इनके रिश्ते करवा दूंगा। ये थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और ऐसी दरिंदे चाचा की कहानी जो चाचा बाप की तरह होता है। उस चाचा ने ऐसी हरकत की जो हम सब में से कोई भी सोच भी नहीं सकता। अगर किसी पर किसी तरह का कोई भी जुर्म हो रहा है, अगर कोई मजलूम है तो उसको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वो शख्स कमज़ोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुनिया उसे नोच कर खा डालेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।